Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। आज है 26 जून 2020। कल यानी कि 27 जून को है हेलन केलर डे, जिसे हर साल बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरह के इवेंट्स किए जाते हैं, पर कोरोना वायरस के चलते, पेंडेमिक के चलते इस बार ये दिन सिर्फ ऑनलाइन ही सेलिब्रेट किया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। हेलन केलर, जो कि एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन, बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, जिन्होंने डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी एक बहुत ही ऊंचा मुकाम सोसाइटी में हासिल किया, बहुत सारी किताबें भी लिखी। आज आर ओपिनियन सेक्शन में मिस्टर दानिश महाजन करेंगे हेलन केलर डे और डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात। मिस बांसुरी, जो कि हर हफ्ते एक डिसेबिलिटी को हमारे लिए करती हैं एक्सप्लेन, आज वो बात करेंगी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। हर हफ्ते की तरह आपके लिए होंगे डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस, होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी का कहर अभी भी जारी है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, अपने घरों से बाहर मत निकलिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को इस महामारी से, इस पेंडेमिक से बचा कर रखिए। अगर आप थोड़े से प्रिकॉशंस लेंगे तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिक्विड्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए, विटामिन सी को कंज्यूम कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप कम्युनिटी कलर्स में कोई न्यूज अलर्ट शेयर करना चाहते हैं, कोई जॉब अलर्ट शेयर करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम अपने लिसनर्स तक पहुंचाएं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com या फिर radioudan@gmail.com पर। चलिए फिलहाल समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। ड्रैग ने रिवील की आरपीडीआई 2016 रिलेटेड आरटीआई की फाइंडिंग्स। क्यों बनाया गया लॉ? अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को नहीं हो रहा है पेंडेमिक के ड्यूरिंग भी उसका फायदा। ऑनलाइन एजुकेशन बोर्ड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए बन गया है एक नाइटमेयर। एनसीपीईडीपी का कहना है गवर्नमेंट को डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी को समझना होगा। कोविड-19 के चलते नहीं मिल रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ट्रीटमेंट। मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बदल दिया गया है कोविड सेंटर्स में। मेहनत करते हैं तो मिलता है प्रेज भी। मुंबई के चवन जो है 100% ब्लाइंड, प्रेज मिला है सीएम उद्धव ठाकरे से। होशियारपुर के प्रतिष्ठा देवेश्वर ने कायम की है मिसाल, डीयू की पहली व्हीलचेयर बाउंड पर्सन जो पढ़ने जाएंगी ऑक्सफोर्ड में। हरियाणा के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अब उठा सकेंगे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ। दिए जाएंगे 51,000 रूपए अगर ब्राइड और ग्रूम दोनों ही होंगे डिसेबल्ड। बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल ने मिलाया स्क्लेरोसिस इंडिया के साथ हाथ, कहा देंगे सपोर्ट स्कोलियोसिस फ्री सोसाइटी बनाने के लिए। हेलन केलर जी की 140th बर्थ एनिवर्सरी पर एनपीआरडी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक पैनल डिस्कशन। टॉपिक है डिसेबल्ड एंड पॉलिटिक्स। नैप दिल्ली ऑर्गेनाइज करने जा रहा है विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप। टॉपिक है पेरेंटिंग विद ब्लाइंडनेस। एआईसीपी शुरू होने जा रही है ट्रेनिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर टाइपिंग और एडवांस कंप्यूटर की। ज्वाइन करने के लिए देना होगा एंट्रेंस एग्जाम 31 जुलाई को। बुक शेयर की होने जा रही है 14th वर्कशॉप। पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को दी जाएगी करियर के लिए गाइडेंस। सिल्वर लाइनिंग्स का होने जा रहा है एक और डिग्निटी सेशन। ज्वाइन कर सकती है डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड वुमेन। बात होगी मैरिज और रिलेशनशिप पर। ये थी डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन। आज आर ओपिनियन सेक्शन में मिस्टर दानिश महाजन करेंगे हेलन केलर डे के बारे में बात, डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में बात। मिस बांसुरी आज हमें देंगी इन्फॉर्मेशन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे शो को आगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktec.in।
www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। Radio Udan presents the show Bookworld with lots of feelings, lots of emotions, all-time best novels of different authors with different genres. Alchemist by Paulo Coelho, Thriller Tell Me Your Dreams by Sidney Sheldon, mystery novel Inferno by Dan Brown, romantic novel P.S. I Love You by Cecilia Ahern, autobiography The Story of My Experiments with Truth by Mahatma Gandhi, spirituality adventure Tia by Swami Samarpananda. All these are available on Radio Udan's YouTube channel. And for much more such interesting novels, do listen to Radio Udan every Wednesday 8 to 9 pm and re-webcast every Thursday 3 to 4 pm. Download our app from Play Store and App Store. And do subscribe our YouTube channel RADIOUDAAN. And for more info log on to www.radioudan.com. Happy listening. My name is Ajit Wadekar, former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, फॉर्मर इंडिया टेस्ट क्रिकेटर। And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ शो है कम्युनिटी कलर्स। और जैसा कि आप जानते हैं अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन का। तो मैं यानी कि निशा तायल, मिस्टर पुनीत सोनी और मिस बांसुरी लेकर आए हैं आपके लिए डिटेल न्यूज बुलेटिन। ये बात हर कोई मानता है कि आरपीडी एक्ट 2016 एक गेम चेंजर लेजिस्लेशन है। इसके अंदर पोटेंशियल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने का। 3 साल हो चुके हैं आरपीडी एक्ट 2016 को दोनों ही हाउसेस में पास हुए, पर उसके बावजूद भी अभी तक कोई सब्सटैंशियल इम्पैक्ट क्यों नहीं देखने को मिला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेसी ग्रुप ड्रैग ने फाइल की एक पिटीशन जो बताती है आरपीडी एक्ट 2016 के इम्प्लीमेंटेशन में है बहुत सारे गैप्स। ध्यान दीजिए आरपीडी एक्ट 2016 के इन सेक्शंस पर। सेक्शन 66 कहता है कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होने चाहिए एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी। वहीं सेक्शन 72 में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होनी चाहिए ऑन डिसेबिलिटी। जहाँ सेक्शन 88 कहता है स्टेट फंड्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होना चाहिए। वहीं सेक्शन 79 में है प्रोविजन स्टेट एडवाइजरी कमेटी का टू असिस्ट डिसेबिलिटी कमिश्नर। आप इस सबसे समझ ही सकते हैं कि 3 साल के बाद भी आरपीडी एक्ट 2016 का इम्प्लीमेंटेशन कितना पुअर है। 2018 में डिसेबिलिटी राइट्स इंडिया फाउंडेशन ड्रिफ्ट ने NCPEDP और NCRPD के कोलैबोरेशन में एक रिपोर्ट इशू की थी और 2018 से अब तक कुछ भी खास आरपीडी एक्ट 2016 के इम्प्लीमेंटेशन में बदला नहीं है। सिर्फ अगर बात करें स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स की तो वो 12 से 26 हो गए हैं। ड्रैग ने ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए आरपीडी एक्ट 2016 का। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस बारे में स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। ड्रैग के अकील अहमद उस्मानी का कहना है कि 2018 से अब तक सिर्फ 5 से 6 स्टेट्स में ही एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए ताकि वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए डायरेक्शंस इशू कर पाएं और आरपीडी एक्ट 2016 का स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। इस फाइंडिंग से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटरीच पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का देखने को मिला। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का कहना है कि हम इंडिया की 2% पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी हमें इग्नोर किया जाता है। गवर्नमेंट ने हमें आरपीडी एक्ट 2016 दिया है पर उसके बावजूद भी हमें अपने राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। ये फाइंडिंग्स इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा मायने रखती हैं। अगर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिसेबिलिटी बोर्ड्स होते, कमेटीज बनाई जाती तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का इस लॉकडाउन के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान ध्यान रखा जा सकता, उनकी नीड्स को केटर किया जा सकता। अगर डिसेबिलिटी फंड असाइन किया होता तो आज कोविड-19 के दौरान वो फंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के काम आ जाता। कोविड-19 हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक ऐसा लॉ बनाने की, ऐसा एक्ट बनाने की क्या जरूरत, उसका क्या फायदा अगर एक पेंडेमिक के दौरान ही वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के काम ना आ पाए।
राजू छवन, जो कि मुंबई के सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में एक टेलीफोन ऑपरेटर है, उनके लिए फोन कॉल का उत्तर देना दैनिक दिनचर्या है। लेकिन सोमवार को आया उन्हें एक बहुत ही खास कॉल, खुद मुख्यमंत्री की ओर से। जी हाँ, उन्हें आया सीएम उद्धव ठाकरे का फोन। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान के लिए छवन को बधाई देने के लिए कॉल किया था। मुख्यमंत्री ने छवन के समर्पण के बारे में जाना और चाहा उनके कंधों पर थपथपाना। जोगेश्वरी निवासी छवन, जो 100% नेत्रहीन है, वे पिछले 11 वर्षों से एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास महामारी के दौरान काम नहीं करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने घर पर रहने से इनकार कर दिया। जब डॉक्टर और नर्स हमारे अस्पताल बहुत अधिक जोखिम के साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, तब मैं कम से कम उनका समर्थन तो कर ही सकता हूँ। उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम में से बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। अगर हर कोई इस लड़ाई में छोटे तरीके से भी योगदान देता है तो इसे और तेजी से जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा। अपने साप्ताहिक अवकाश के अलावा छवन ने कोविड के प्रकोप के बाद भी एक भी छुट्टी नहीं ली है। अस्पताल के 5 फोन ऑपरेटरों में से 3 ने काम करना बंद कर दिया, संक्रमण के डर से। लेकिन छवन और उनके सहयोगी संदीप शिंदे, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, नियमित रूप से काम कर रहे हैं। मैं कॉल्स का ट्रैक नहीं रखता। मेरे पास प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स मरीजों के रिश्तेदारों की होती हैं, ये जानने के लिए कि उनके परिजन किस दशा में हैं। मैं स्वास्थ्य अपडेट के लिए डॉक्टरों से पूछता हूँ और इसे मरीजों के रिश्तेदारों तक पहुँचा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करूंगा, छवन ने कहा। छवन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक काम करते हैं और जब लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों का संचालन नहीं होता तो वो अपने घर से CSMT तक बस से पहुंचते थे, जो कि 2 से 2.5 घंटे का सफर होता था। ग्रेजुएशन होने के बाद किसी मेडिकल रिएक्शन के कारण छवन की आंखों की रोशनी चली गई। कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते एजुकेशन के बोर्ड को ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। जी हाँ, अगर डेटा की बात करें तो इंडिया में 35 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। उनमें से कितने स्टूडेंट्स के पास डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट का एक्सेस है, वो कह पाना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की बात करें तो इंटरनेट के एक्सेस के साथ साथ उनके सामने एक बहुत बड़ा इशू है, वो है एक्सेसिबिलिटी का। RPDI 2016 के तहत 21 डिसेबिलिटीज है और हर डिसेबिलिटी के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, जिन्हें केटर करने के तरीके भी अलग अलग हैं। अगर गवर्नमेंट को एजुकेशन मोड को ऑनलाइन करना होगा तो सभी डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखना होगा, सभी डिसेबिलिटीज की नीड्स को ध्यान में रखना होगा। जहाँ विजुअली इम्पैक्ट पर्संस को चाहिए कि सभी वेबसाइट्स एक्सेसिबल हों, सभी एप्स एक्सेसिबल हों, वही डेफ पर्संस को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। वो डिसेबल स्टूडेंट्स जिनके प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, उनके लिए टाइप करना मुश्किल है, और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑटिस्टिक हैं, जिन्हें मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास के ड्यूरिंग कंसंट्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो कोई ऐसा डिसीजन लेती है तो उससे पहले डिसेबिलिटी कम्युनिटी को कंसल्ट करे, उससे पहले स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की नीड्स को ध्यान में रखे, उसके हिसाब से ही कोई डिसीजन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। NCPEDB के डायरेक्टर मिस्टर अरमान अली ने कहा कि इंडिया में अगर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की बात करें तो एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। जी हाँ, 69% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं, जिन्हें एक्सेसिबल डिवाइसेस की कोई जानकारी नहीं। इंडिया में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास फुली फंक्शनेबल कंप्यूटर लैब्स हैं। अगर कंप्यूटर लैब्स हैं तो उनके पास टीचर्स नहीं हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी को इस दौरान झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी जो कि इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए कंप्यूटर खरीद पाना, एक्सेसिबल डिवाइसेस खरीद पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहीं जिन लोगों के पास ये डिवाइसेस हैं, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो अवेयरनेस नहीं, उनके पेरेंट्स इस तरह से ट्रेन नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को सभी एक्सेसिबल चीजों की जानकारी दे पाएं। सिर्फ एजुकेशन के मोड को ई-एजुकेशन पे स्विच कर देना काफी नहीं है, उससे पहले अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी को अवेयर किया जाना चाहिए कि उनके पास क्या क्या ऑनलाइन मोड्स हैं, क्या क्या एक्सेसिबल डिवाइसेस हैं, किस तरह से वो अपनी स्टडीज को ऑनलाइन मोड पर इजीली कंफर्टेबली स्विच कर पाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब दिव्यांगजन भी प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मैरिड कपल्स के लिए यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं
तो 51,000 रुपए, और यदि दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो 31,000 रुपए का अमाउंट प्रदान किया जाएगा। हरियाणा शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड मिनिस्टर बनवारी लाल ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही प्रदान किया जाता था, लेकिन अब से इस योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी प्राप्त हो सकेगा। श्री बनवारी लाल ने इस योजना के विषय में बताते हुए कहा कि दिव्यांगजन शादी के 1 वर्ष के भीतर इस अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के दिव्यांगजन को ही प्रदान किया जाएगा। ज्यादातर पुअर पीपल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पर दिल्ली में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ट्रीटमेंट ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कनेक्ट कर दिया गया है कोविड सेंटर्स में। कोविड-19 के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उनका ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा था वो या तो रुक गया है, या फिर अगर उन्हें कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। एक पर्सन जो कि शिव विहार से है, उनका कहना है कि लोकनायक हॉस्पिटल ही उनका एक ऑप्शन है। उनके ऊपर मॉब ने एसिड फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा फेस जल गया था, उनकी आईलिड्स मेल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे। उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था, पर कोविड-19 के कारण उनका ट्रीटमेंट बीच में ही रुक गया। उनकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, उनकी आईज का ऑपरेशन होना था, पर सभी डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिजी हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट बीच में ही रुक गया है। जी हाँ, वो एक अकेले ऐसे पर्सन नहीं है जो इस तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ईस्ट दिल्ली में 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा था। जी हाँ, कोविड-19 से पहले ईस्ट दिल्ली में हो रहे थे राइड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। किसी की बोन फ्रैक्चर थी, किसी को ऑपरेशन की जरूरत थी, किसी का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लंबा खिंचने वाला था, पर उन सभी का ट्रीटमेंट इस कोविड-19 के कारण रुक गया है। शकीर खान, जिन्हें इन राइड्स में गोली लगी थी, उनका कहना है कि उनकी यूरिनल ट्यूब फट गई थी, जिसकी वजह से उनके साथ एक बैग अटैच हुआ है। उनका ट्रीटमेंट कोविड-19 के दौरान रुक गया है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है। वो 100 से भी ज्यादा लोग जो कि राइट्स का शिकार हुए थे, उन्हें इमीडिएट हॉस्पिटल केयर की जरूरत है। अचानक से कोविड-19 आने की वजह से उनका ट्रीटमेंट रुक गया, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो नहीं जानते कि वो अब कहां पर जाएं। जी हाँ, पूरे हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए कन्वर्ट करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। कोविड-19 के अलावा भी देश में बहुत सारी डिजीजेस हैं, थी और रहेंगी, जिनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिष्ठा देवेश्वर एक फाइनल ईयर LSR छात्रा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मैं तब 13 साल की थी। विभिन्न अन्य चोटों के साथ मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरी लोअर बॉडी लकवाग्रस्त बन गई थी। उस घटना को याद करना, जिसने उनके जीवन को बदल दिया है, निश्चित रूप से उनके लिए आसान नहीं है। फिर भी उनकी आंखों में एक सकारात्मक चमक है जब वो ये कहती हैं कि विकलांग लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्रतिष्ठा एकेडमिक्स में बहुत कुशल थी और उन्होंने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वो घर में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली में रह सकती है। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं अपनी स्थिति को केवल शिक्षा से ही दूर कर सकती हूँ। इसलिए 12वीं के बाद मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं अब अपने घर की 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना चाहती। मैंने DU के LSR कॉलेज में अप्लाई किया और एडमिशन पा लिया। इन सब के बाद मेरा जीवन बदल गया। सभी ने मेरे परिवार को सलाह दी कि मैं उन्हें दिल्ली ना भेजूं, क्योंकि मैं अलग हूं और उन पर निर्भर थी। इसलिए उन्होंने सोचा मेरे लिए अकेले रहना असंभव होगा। लेकिन असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में कहीं नहीं था। मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया, किराने की खरीदारी की, बिलों का भुगतान किया और यहाँ तक कि ट्रैवल भी किया अपने आप से। यदि आप मुझे दिल्ली की सड़कों पर फिर से घूमते हुए मेरे व्हीलचेयर पर महामारी के समाप्त होने के बाद देखते हैं तो आश्चर्यचकित ना हो। इस युवा महिला का एक और सपना पूरा होने वाला है और वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में उच्च अध्ययन करना। मैंने ऑक्सफोर्ड में इसलिए आवेदन किया क्योंकि सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी पर उनका पाठ्यक्रम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मैं पहली भारतीय हूँ जो ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के लिए व्हीलचेयर बाध्य है। मैं वहाँ अध्ययन करने का इरादा रखती हूँ और भारत वापस आकर मैं भारत में 26.8 मिलियन विकलांग लोगों की बेहतरी के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करूंगी, जिन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
इसके अलावा क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती थी कि मेरी दुर्घटना या व्हीलचेयर मुझे परिभाषित नहीं करती है और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं वो हूँ जो मैं होना चाहती हूँ। मैं इसे दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि व्हीलचेयर में रहने वाले व्यक्ति सभी बाधाओं के बावजूद जो कुछ भी सपना देखते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बैंगलोर के मणिपाल हॉस्पिटल ने हाथ मिलाया है स्कोलियोसिस इंडिया और मिस्टर फेजल के साथ, जिनका मिशन है इंडिया को स्कोलियोसिस फ्री बनाना। मणिपाल हॉस्पिटल के ऑफिशियल ने बताया कि वो मिस्टर फेजल और स्कोलियोसिस इंडिया के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं और होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। वो सभी को स्कोलियोसिस के बारे में अवेयर भी करेंगे, साथ साथ लोगों की मदद भी करेंगे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। मणिपाल हॉस्पिटल के स्पाइन स्पेशलिस्ट पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि वो विजिट करें स्कोलियोसिस इंडिया www.scoliosis.letsendorse.org और वहां जाकर वो ले सकते हैं काउंसलिंग और मोटिवेशन। मणिपाल के स्पाइन स्पेशलिस्ट लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, उन्हें अवेयर भी कर रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं कि इस डिजीज के दौरान किस तरह की प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2020 को एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग और हिंदी स्टेनो और टाइपिंग के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस कोर्स में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन इस तरह है। एडवांस कंप्यूटर स्किल और कंप्यूटर ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेशन के लिए आपके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी स्टेनो और टाइपिंग में पार्टिसिपेशन के लिए आपके लिए +2 यानी 12th पास होना जरूरी है और आपके लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान रहे, इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए कोर्स 1 अगस्त से शुरू कर दिए जाएंगे और बाकी प्रतिभागियों को वापस जाना होगा। इन कोर्स को ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए लॉजिंग और बोर्डिंग की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 98-106-84208। हेलन केलर जी की 140th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च NPRD नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड के कोलैबोरेशन में इनवाइट कर रहे हैं एक पैनल डिस्कशन के लिए, जिसका टॉपिक है डिसेबल्ड एंड पॉलिटिक्स। इस पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर होंगे मिस्टर मुरलीधरन, जो कि NPRD के जनरल सेक्रेटरी हैं। डेट है 27 जून 2020। टाइमिंग्स हैं 5 PM ऑनवर्ड्स। जी हाँ, ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिल्वर लाइनिंग्स की मिस प्रीति मोंगा इनवाइट कर रही है नेक्स्ट डिग्निटी सेशन के लिए। ये सेशन जो कि होगा 28 जून 2020 को। टाइमिंग्स हैं 3:30 PM to 5 PM। वेन्यू है स्काइप। अगर आप एक डिसेबल्ड वुमेन है या फिर नॉन डिसेबल्ड वुमेन है, ये सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकती हैं अपना स्काइप ID 9871701646 पर। आपको अपना स्काइप ID जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। 28 जून 2020 यानी कि संडे को बुकशेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी 14th वर्कशॉप, जिसमें कि विजुअल इम्पैक्ट पर्संस को दी जाएगी उनके करियर के लिए गाइडेंस। ये वर्कशॉप जो कि जॉइंट प्रेजेंटेशन का इनेबल इंडिया और बुकशेयर का, जिसे सपोर्ट करेंगे लक्ष्य फॉर डिफरेंटली एबल्ड। टाइमिंग्स रहेंगे सुबह 11 बजे। पेंडेमिक के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को करियर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ओपनिंग्स होल्ड हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में विजुअली इम्पैक्ट और लो विजन पर्सन्स जाना नहीं चाहते, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। स्किल्स की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती। बुकशेयर की इस वर्कशॉप को अटेंड करके आप ये सारी नॉलेज भी पा सकते हैं, जान सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जॉब ओपनिंग्स हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और किस जॉब ओपनिंग के लिए आपको किस तरह का स्किल सेट चाहिए होगा, वो स्किल्स आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी इस वर्कशॉप में दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस वर्कशॉप को रजिस्टर कैसे करना है। अगर आपने बुकशेयर की पहली वर्कशॉप अटेंड की है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ही आपको ईमेल पर लॉगिन डिटेल और पासवर्ड मिल जाएगा। पर अगर आप पहली बार बुकशेयर की कोई वर्कशॉप अटेंड करने वाले हैं तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप कॉल कर सकते हैं बुकशेयर की हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि है 9650211575 या फिर 9284028866 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं membership-india@bookshare.com पर।
सैटरडे यानी कि कल 27 जून को 3 बजे से पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी होगी। सैटरडे 27 जून को ही होने वाली है एक और वर्कशॉप। ये वर्कशॉप जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नैब दिल्ली, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली। टाइमिंग्स हैं 6 PM to 7:30 PM और इस वर्कशॉप में बात होगी ब्लाइंडनेस और पेरेंटिंग के बारे में। अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन हैं जो कि एक पेरेंट हैं या फिर पेरेंट बनने वाली हैं, जानना चाहती हैं कि डिसेबिलिटी के साथ चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कैसे करनी होगी, कैसे आप अपनी चाइल्ड की एजुकेशन में, उसकी अपब्रिंगिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, किस तरह से आपको देनी होगी अपने बच्चे को मॉरल वैल्यूज, इस टॉपिक पर होगी डिटेल्ड डिस्कशन इस वर्कशॉप के दौरान। इस वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगी हमें मिस मोनिका शर्मा जो कि एक बेटे की मदर भी हैं और एक लीडिंग IT कंपनी में काम भी कर रही हैं। हमारे साथ होंगी मिस मधुबाला शर्मा, मिस सविता सिंह, मिस सोनाली जैन और ऐसी बहुत सारी प्राउड मदर्स जो कि डिसेबिलिटी के साथ पेरेंटिंग भी कर रही हैं और वर्किंग भी हैं। इस वर्कशॉप को नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और सक्षम स्कूल की प्रिंसिपल्स भी अटेंड करेंगी जिन्हें की बहुत एक्सपीरियंस है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उन्हें ग्रूम करने का। ये सेशन जिसे सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन ही ज्वाइन कर सकती है। जल्दी ही एक सेशन NAB दिल्ली ऑर्गेनाइज करने वाले हैं विजुअली इम्पेयर्ड मेन के लिए भी। तो ये थी डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। अभी शो कम्युनिटी कलर्स में बहुत कुछ बाकी है। जी हाँ, हेलन केलर डे है कल यानी कि 27 जून को। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बनी मिस हेलन केलर। उनके बारे में बात करेंगे डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में। आर ओपिनियन सेक्शन में मिस बांसुरी आज बात करेंगी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Udan, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों। रेडियो उड़ान के शो कम्युनिटी कलर्स में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और अब कम्युनिटी कलर्स में समय है बढ़ने का नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आज मिस बांसुरी बात करेंगी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। आइए सुनते हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज हम जानेंगे कुछ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि तंत्रिका संबंधी समस्याएं। तंत्रिका संबंधी समस्याएं या विकार केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र की बीमारियां हैं। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, क्रैनियल नसों, तंत्रिका जड़ों, परिधीय नसों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मांसपेशियों का समावेश होता है। तंत्रिका विकार आमतौर पर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले वायरल, जीवाणु, कवक और परजीवी संक्रमण के कारण होते हैं। विकारों में अल्जाइमर्स रोग और अन्य डिमेंशिया, मिर्गी, सेरेब्रोवास्कुलर बीमारियों जैसे माइग्रेन, स्ट्रोक और अन्य सिरदर्द विकार शामिल हैं। अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याओं में पार्किंसंस, एकाधिक स्क्लेरोसिस, न्यूरो इन्फेक्शन, मस्तिष्क ट्यूमर, तंत्रिका तंत्र के दर्दनाक विकार और कुपोषण के कारण न्यूरोलॉजिकल विकार शामिल हैं।
विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार होते हैं। दवाओं का मौखिक रूप से या अतःशिरा उपयोग किया जा सकता है। डिवाइस आधारित थेरेपी जैसे कि गहरे मस्तिष्क उत्तेजना, ट्यूमर, भौतिक चिकित्सा और पूर्णवास को हटाने के लिए प्रक्रियाओं सहित सर्जरी भी ऐसे उपचार हैं जिनका उपयोग इस तरह के विकारों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। पार्किंसंस रोग, डायस्टनिया, एकाधिक स्क्लेरोसिस और स्पासिसिटी के लिए आंदोलन विकार उपचार है। कई स्क्लेरोसिस के इलाज के साथ साथ न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका जैसे कम आम डिमिलेंटिंग विकारों के इलाज के लिए अत्याधुनिक उपचार रणनीतियां तैयार की गई हैं। पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने और सेरेब्रोवास्कुलर बीमारी और स्ट्रोक जैसे गंभीर परिस्थितियों का इलाज करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा न्यूरो एड्स, मिर्गी, सिरदर्द, वेस्टिबुलर सिस्टम, संज्ञानात्मक विकार और न्यूरोमस्कुलर ट्यूसिस के लिए अलग अलग उपचार हैं। तंत्रिका संबंधी समस्याओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपचारों में मस्तिष्क मानचित्रण, साइबर नाइफ, गहरी मस्तिष्क उत्तेजना और गामा नाइफ शामिल है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकार न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं जो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। संज्ञानात्मक हानि के लिए कोई अतिव्यापी कारण नहीं है और इसलिए समाधान मांगने वाले व्यक्ति के लिए कोई आदर्श उपचार या समान परिणाम नहीं है। हालांकि न्यूरोट्रांसमीटर स्तर को बढ़ावा देने के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि रोगी की शिक्षा और याद रखने की क्षमताओं में सहायता मिल सके। व्यावसायिक थेरेपी रोगियों को रणनीतियों को सिखाने के लिए उपयोगी है ताकि वे इस प्रभाव को कम करने में सक्षम हो कि संज्ञानात्मक हानि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर होती है। प्रभावित व्यक्ति के आसपास अव्यवस्था और शोर को कम करने से उसके लिए भ्रम को कम करने और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। मस्तिष्क के ट्यूमर को जितना संभव हो सके मस्तिष्क मैपिंग तकनीक का उपयोग मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रभाव को कम करने के दौरान किया जाता है, जो आंदोलन, भाषण और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। सर्जन मस्तिष्क पर परिचालन करते समय विच्छेदन को सबसे छोटी डिग्री तक सटीक रूप से लक्षित करने के लिए 3 आयामी तकनीक का उपयोग करते हैं। साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी के सबसे उन्नत रूपों में से एक है, जिसका उपयोग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के भीतर और फेफड़ों, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य हिस्सों के भीतर छोटे से मध्यम आकार के ट्यूमर का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया ट्यूमर के सभी क्षेत्रों का इलाज करती है और रिकवरी अक्सर तत्काल होती है। ये एक चलती रोबोट भुजा की मदद लेता है। गामा नाइफ छोटे से मध्यम मस्तिष्क ट्यूमर, असामान्य रक्त वाहिका संचरनाओं, मिर्गी, ट्राइगेमिनल तंत्रिका और अन्य तंत्रिका संबंधी स्थितियों का इलाज करने के लिए एक उन्नत रेडिएशन थेरेपी है। दीप मस्तिष्क उत्तेजना मस्तिष्क सर्जरी का एक उन्नत रूप है जिसे पार्किंसन रोग के इलाज के लिए विकसित किया गया था। डीबीएस मस्तिष्क के लिए पेसमेकर के रूप में वो कार्य करता है और मस्तिष्क में प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है ताकि विकार से जुड़े मस्तिष्क में विद्युत आवेगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जा सके। इलाज इसका कब किया जाता है? एक व्यक्ति जिसे एक पेशेवर चिकित्सा कर्मियों द्वारा निदान किया गया है जो एक तंत्रिका संबंधी विकार से पीड़ित है, इलाज के लिए पात्र है। एक व्यक्ति न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिए इलाज की तलाश कर सकता है यदि उसे आंशिका या पूर्ण पक्षाघात है, मांसपेशियों की कमजोरी है, आंशिक या सनसनी का पूरा नुकसान है, पढ़ने और लिखने में कठिनाई हो रही है, दौरे, खराब संज्ञानात्मक क्षमताओं, सतर्कता और अस्पष्ट दर्द में कमी आई है। कुछ भौतिक अभिव्यक्तियां जो आपको ये समझने में मदद करती हैं कि आप उपचार के लिए पात्र हैं या नहीं, इसमें शामिल है सिरदर्द, धुंधली दृष्टि, व्यवहार में परिवर्तन, पैरों और बाहों में संयम, समन्वय या संतुलन में परिवर्तन, कमजोरी, झटके और बोलने में घबराहट। उपचार के लिए कौन पात्र है? किसी भी व्यक्ति जिसे न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित डॉक्टर द्वारा निदान नहीं किया गया है, वो इलाज के लिए योग्य नहीं है। तंत्रिका संबंधी समस्याएं जटिल है और निश्चित लक्षण है। किसी भी लक्षण के बिना एक व्यक्ति पात्र नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ दुष्प्रभाव की, यदि अगर हैं तो। गामा नाइफ सर्जरी के कुछ दुष्प्रभावों में मतली और उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना, उस स्थान पर बालों के झड़ने जहां रेडिएशन निर्देशित किया गया था, कोमलता जहां शिकंजा या पिन रखा गया था और सूजन के कारण मस्तिष्क में आसपास के मुद्दों को भी नुकसान पहुंचाया गया था।
मस्तिष्क मानचित्रण प्रक्रिया के साथ तंत्रिका संबंधी समस्याओं का इलाज करने के लिए कोई दीर्घकालिक दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि कुछ अल्पावधि दुष्प्रभावों में चिड़चिड़ापन, मनोदशा में परिवर्तन और भूख कम हो सकती है। किसी अन्य रेडिएशन उपचार के साथ कुछ रोगियों में दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं और कुछ स्थायी चोटों का कारण बन सकते हैं या कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। गहरी मस्तिष्क उत्तेजना, इम्प्लांटेशन साइट, सिर दर्द, संक्रमण, दौरे पर अस्थायी दर्द और सूजन का कारण बन सकती है और भ्रम पैदा कर सकती है। तंत्रिका संबंधी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इस प्रकार इन समस्याओं को एक ही रूढ़िवादी फैशन में हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को पीड़ित अन्य बीमारियां हो सकती है, चाहे आप दवा लेते हैं या सर्जरी से गुजरते हैं। इन समस्याओं को कम करने में समय लगता है। इस प्रकार डॉक्टर को नियमित जांच पड़ताल करना और आवश्यक सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में लोगों को अपने पूरे जीवन में दवाएं लेनी होंगी और उनकी स्थिति को नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है। गामा नाइफ सर्जरी में कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे सिर दर्द, सम्मिलन और मतली के बिंदु पर जलन। ये प्रभाव आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर कम हो जाते हैं। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन इसे पर्याप्त आराम और संतुलित आहार से दूर किया जा सकता है। पार्किंसंस जैसे रोग धीरे धीरे प्रगतिशील सर्दी खांसी विकार है और पूरा उपचार संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति पार्किंसन रोग से मर सकता है। संज्ञानात्मक बीमारियां भी दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं और रोगियों को आमतौर पर दवा पर होना पड़ता है और नियमित रूप से चेकअप के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार ये समझना मुश्किल है कि तंत्रिका संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए कितना समय निकालना होगा। तो आज हमने जाना तंत्रिका संबंधी समस्याएं या विकार या कहें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगले हफ्ते दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आपको इससे बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को जरूर मिला होगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं कमेंट्री कलर्स में नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है आवर ओपिनियन। आज मिस्टर दानिश महाजन करेंगे हेलन केलर डे के बारे में बात, डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में बात। जी हाँ, कल यानी कि 27 जून को है हेलन केलर का बर्थडे, जो कि एक रियल इंस्पिरेशन, एक रियल मोटिवेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। आइए चलते हैं मिस्टर दानिश महाजन के पास। या दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन और कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन या हमारी राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ये शब्द हैं महान ऑथर हेलन केलर के। कल 27 जून को उनका 140वां जन्मदिन है। पूरे वर्ल्ड में इसको लेकर उत्साह है, लेकिन कोविड-19 के कारण कई जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जो सेलिब्रेशंस होती हैं उनकी बर्थडे की, वो इस बार नहीं हो रही है। ज़्यादा वो वेबिनार के रूप में ही हो रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। आज हम बात करेंगे डेफ ब्लाइंडनेस की। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले आपको बता दें कि हेलन केलर जो अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया इस चीज़ को लेके, वो पहली डेफ ब्लाइंड बनी जिन्हें डिग्री हासिल हुई। 1880 में उनका जन्म हुआ और 1968 में उनकी मृत्यु हुई। उससे पहले उन्होंने कई अचीवमेंट हासिल की। उनकी लगभग 12 किताबें पब्लिश हुई। वो कहा जाता है कि 19 महीने की थी जब कंप्लीटली डेफ ब्लाइंड हुई। इसके कारण वो काफ़ी वायलेंट हुई। रुबुला या स्कारलेट फीवर कारण बताया जाता है कि इनमें से कुछ हो सकता है जिनके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम किया और हमारे लिए मिसाल बनी। तमाम टेक्नोलॉजी आने के बावजूद, कई अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद भी कोई भी डिसेबल्ड हेलन केलर जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाया। उनकी लाइफ से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हेलन केलर के ऊपर कई मूवीज आई हैं और उनकी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बहुत फेमस हुई और उससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस पर ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हेलन केलर के जीवन से वाकिफ़ है और आपको उनकी लाइफ के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए। आज हम
हेलन केलर डे पर बात करेंगे डेफ ब्लाइंड की। डेफ ब्लाइंडनेस की हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग डिसेबिलिटी है। आरपीडी एक्ट में इसे मल्टीपल डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा गया है। डेफ ब्लाइंड क्या होता है? डेफ ब्लाइंड एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें ना आप देख सकते हो ना आप सुन सकते हो। हमारे जीवन में लगभग हम 95% जो सीखते हैं वो विजन या हेयरिंग के कारण सीखते हैं, लेकिन आप इसकी गंभीरता को इससे ही समझिए कि डेफ ब्लाइंड पर्सन पहले ही वो 95% सीखने वाली कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। हालांकि डेफ ब्लाइंडनेस में सबकी जो डिसेबिलिटी की डिग्री है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी को 50% सुनता हो और 30% दिखता हो, लेकिन सबको जो डिसेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो 100% डेफ और ब्लाइंड होते हैं। उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग बन जाता है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लोगों को डेफ ब्लाइंडनेस को लेके जागरूकता नहीं है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ही क्यों ना हो, फिर चाहे दूसरी डिसेबिलिटीज पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, गवर्नमेंट क्यों ना हो, या ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो। डेफ ब्लाइंड पर्सन्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो कम्युनिकेशन में और मोबिलिटी में आती है, और उनका जो सोर्स होता है लोगों से बात करने का वो टच के माध्यम से अफेक्टिवली बात कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 जैसी सिचुएशन में ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पा रही, जिसके कारण बहुत चैलेंज आ रहा है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि डेफ ब्लाइंड लोगों की सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। कई बार उनको ऑर्थोपेडिक कैटेगरी में सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, लेकिन टीडी दारियाल जो दिल्ली के डिसेबिलिटी कमिश्नर थे, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि डेफ ब्लाइंड के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट कैरी नहीं करने हुए। मतलब पहले डेफ ब्लाइंड को मल्टीपल सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे, डेफ का अलग से और ब्लाइंडनेस का अलग से। तो इस जजमेंट के बाद सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया और उन्हें एक ही सर्टिफिकेट अब कैरी करना है। लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, वेट लॉस एट द टाइम ऑफ बर्थ, इन्फेक्शन, जॉन्डिस और कई ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। आज भी पूरे वर्ल्ड में इसको लेके बहुत कम अवेयरनेस है और इस पर बहुत कम काम किया जाता है, जबकि इनकी तादाद काफ़ी है। सेंस इंटरनेशनल एंड सोसाइटी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डेफ ब्लाइंड जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेफ ब्लाइंड लोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई लोगों ने बताया कि डेफ ब्लाइंड लोगों से बात करने के लिए पेशेंस चाहिए, जो कि आज लोगों में दिखाई नहीं देते हैं। जामिर धेल एक जगह अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि वो एक बार हॉस्पिटल में गए और जब हम किसी को टच करते हैं तो लोग डर जाते हैं, और जब हम मोबाइल पे टाइप करके उनको दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ब्लाइंड हैं तो वो उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये साथ के साथ डेफ है, जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उन्हें हर समय किसी न किसी की सपोर्ट पर ही आधारित रहना पड़ता है। डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के लिए मोबिलिटी एक बड़ा चैलेंज होता है, और जैसा मैंने पहले बताया कि एजुकेशन में इनको कई चैलेंजेस आते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण इन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिल पाते हैं, जैसे एजुकेशन, मेडिकेशन एक्सेट्रा। हालांकि टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक इनके जीवन में सुधार किया है, लेकिन कोविड जैसी परिस्थितियों में वो सुधार भी काम नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पे जो डेफ ब्लाइंड है वो ईमेल से अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं या किसी को फ़ोन पर कीवर्ड टाइप करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो ये अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। भारत में डेफ ब्लाइंड की संख्या लाखों में बताई जाती है। हर बार जैसे मैं कहता हूँ, इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही हल है, हम लोग जागरूक हों, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार और सेमिनार्स किए जाएं, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्ता कायम करके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की जाए और
जो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंड के साथ काम कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। यह वाकई एक बहुत चैलेंजिंग डिसेबिलिटी है। आप खुद इसको महसूस कीजिए कि एक शख्स जो बिल्कुल देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, कितने बड़े चैलेंजेस उसके सामने हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए भी उनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद नहीं कर सकते, लेकिन उनके चैलेंजेस ज़्यादा होने के कारण वो कम्युनिकेशन में जब उनको प्रॉब्लम आती है तो वो ज़्यादा लिखकर ही कर सकते हैं, और इसमें सिविल सोसाइटी या अदर डिसेबिलिटीज़ का रोल और भी अहम हो जाता है। टेक्नोलॉजी से वीडियो कॉल करके हम कई चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जब वो डेफ और ब्लाइंड है तो समझिए ये टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आती। हालांकि सैमसंग जैसे कई टेलीफोन्स ने कुछ फीचर निकाले हैं, जैसे गुड वाइब्स, लुमिनो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे कई फीचर्स हैं जो अनेबल करते हैं, और लो विजन को गाइड करने के लिए भी कई चीज़ें हैं। तो उम्मीद ये है कि टेक्नोलॉजी की मदद से पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंड की ज़िंदगी और आसान होगी और जागरूकता मिलेगी। लोगों की ये गलत धारणा है कि जो डेफ ब्लाइंड है उसे साइको सोशल डिसेबिलिटी भी है, जहाँ उसे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब वो मानसिक रोग से ग्रस्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सोसाइटी की बहुत गलत अवधारणा है, जिसको दूर हम प्रचार प्रसार और जागरूकता के कारण ही कर सकते हैं। हेलन केलर डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और लोगों को डेफ ब्लाइंड को लेके जागरूक करें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आज के शो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारियाँ जरूर मिली होंगी। जी हाँ, अगले हफ्ते हम एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ और डिसेबिलिटी से जुड़ी खास खबरों के साथ। आरपीडी एक्ट 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी को करेंगे एक्सप्लेन मिस बांसुरी और मिस्टर दानिश महाजन। आर ओपिनियन सेक्शन में रूबरू होंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर। जी हाँ, अगर आप रेडियो उड़ान के साथ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई न्यूज हम इस शो में शेयर करें, कोई जॉब अलर्ट शेयर करें, या फिर कोई भी जानकारी आप हमसे इस शो में शेयर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com या फिर radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान से जुड़ने के लिए आपके पास कई और प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि आप रेडियो उड़ान का पेज फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेडियो उड़ान से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। रेडियो उड़ान की एप्स आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की लेटेस्ट एप्स बन चुकी हैं। अगर आपके फोन में पुरानी ऐप है जो काम नहीं कर रही है तो उसे चेंज कर लीजिए। आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो रेडियो उड़ान लिखने से ही आपके पास वहाँ पर एक ऐप आ जाएगी, जिसे डाउनलोड करके आप रेडियो उड़ान को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको डाउनलोड करनी होगी वो ऐप जो कि रेडियो उड़ान बाय रेडियो उड़ान है। जी हाँ, पुरानी ऐप को अपने फोन में से निकाल दीजिए, नई ऐप को इंस्टॉल करके एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान के सभी शोज। फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।